हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 या आप बोलो हिंदी में अध्याय 1, जो कि संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू से जो एनसीईआरटी में लाइन्स होती हैं इस चैप्टर के बारे में, भूमिका के बारे में, जो इंट्रोडक्शन हो चैप्टर का, वहाँ से हम चर्चा करेंगे, लाइन टू एनसीईआरटी को समझेंगे। तो जैसा कि ये हमेशा एनसीईआरटी की लाइन में होती है, पिछली कक्षाओं में आपने संख्या की रेखा के बारे में पढ़ चुके होंगे, मतलब अर्थ में भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। और वहाँ आप यह भी पढ़ चुके होंगे कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। जैसे कि आकृति में आप देख सकते हो, जो भी आपने क्लास 8th में या उससे पिछले वाले क्लासेस में पढ़े होंगे, कि कोई भी नंबर है तो आप उसको नंबर लाइन, जिसको बोलते हैं संख्या रेखा, पे कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर ये होती है, एक लाइन होती है, संख्या रेखा होती है, और में डॉट्स होते हैं, एक सेपरेशन होता है जीरो का, उधर इस जीरो के आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड नेगेटिव नंबर होते हैं, जीरो के राइट साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर। जैसे मान लीजिए आप देख सकते हो जीरो है सेपरेटर नंबर लाइन पे, तो इधर 1/4 1/2 है, 1 2 3 इधर पॉजिटिव वाले हैं, और इधर -1/3 -1 -2 -3 नेगेटिव वाले हैं। तो यही चीज़ है कि आपने 8th में 7th में, है ना, नंबर्स लाइन पे यानी संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखा होगा। और नहीं तो आप भी सीख भी सकते हो कि जीरो है, अब मान लीजिए आपको एक दिखाना है तो जीरो बना दो, एक लाइन बना दो, उसके बगल में एक दिखा दो बस। -1 दिखाना है तो जीरो एक नंबर लाइन बना दो, और बस जीरो के लेफ्ट साइड में -1 बना दो। और भी ऐसे कई सारे नंबर्स को आप दिखा सकते हो, और भी कई बातें होती हैं इसमें। तो ये हो गई कि किसी भी नंबर को कैसे संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे आगे, जो लाइनें लिखी हैं उनको पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं, है ना। एनसीईआरटी आपको फील दिला देगा चैप्टर के बारे में, कैसे आपको ऐसे पढ़ाएगा कि जैसे एकदम आप कॉमिक बुक पढ़ रहे हो, है ना। कोई ज़्यादा घुमावदार लाइंस नहीं होती इसमें, एकदम लूज लाइन, अच्छी अच्छी लाइनें होती हैं, ढीली ढाली लाइंस, जिससे आपको समझने में आसानी होती है। तो आप समझने की कोशिश करो। कल्पना कीजिए आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हो, ये शून्य है, आप यहाँ से चल रहे हो, ये देखिए जैसे आकृति में दिखाया गया है, ये नीचे वाले आप आकृति में देख सकते हो, ये शून्य है। अब यहाँ से आप एक, इसने फिगर में दिखा दिया है कि एक लड़की है, वो इधर आपके शून्य से राइट साइड में चलना प्रारंभ कर रही है, और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। हमको एज्यूम करना है कि मान लीजिए हम शून्य पे खड़े हैं, ये मान लीजिए हम ही हैं, उधर के लिए आप सब हो, शून्य पे खड़े हो, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, शून्य के राइट साइड में चल रहे हो, धनात्मक दिशा में चल रहे हो, और जहाँ तक आप देख सकते हो कि वहाँ तक आपको संख्याएं दिखाई पड़ती हैं। कहने मतलब कि आप एज्यूम कर लो कि आप शून्य से चलना आरंभ कर रहे हो, और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते ही जा रहे हो, जाते ही जा रहे हो, जाते ही जा रहे हो, शून्य से आगे जाते ही जा रहे हो, जाते ही जा रहे हो, जाते ही जा रहे हो, है ना। और जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक आपको संख्याएं, मतलब आप शून्य पे खड़े हो और उसके आगे चलते ही जा रहे हो, चलते जा रहे हो, और आप जितना बढ़ते जाओगे उतना ही आपको संख्या दिखाई पड़ती जाती है। संख्याओं, इससे मतलब ये पता चलता है कि संख्या अनंत है ना। उसकी कोई ये नहीं कि बस यहीं तक स्टॉप, 100 तक स्टॉप, आगे 1000 तक स्टॉप, वो बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। ये है। अब क्या कह रहे भाई कि अब मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। मतलब उसने क्या कहा पहले कि आप शून्य पे खड़े हो जाओ और शून्य से पॉजिटिव डायरेक्शन यानी धनात्मक में चलते जाओ, देखते जाओ, आपको दिखेगा कि कई सारे नंबर्स हैं, है ना, इनको आप गिन नहीं सकते हो ना, अनंत होती है नंबरें। तो फिर आप कह रहा है कि आप चल रहे हो, उस नंबर लाइन पे चल रहे हो, और कुछ संख्या को आगे चल के कर रहे हो, एकत्रित कर रहे हो, उठा रहे हो, मतलब एक समझ लो कि कुछ रखा हुआ उसको आप उठा रहे हो ना। इस संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार रखिए, है ना। इन सभी संख्याओं को जो आप रखने जा रहे हो, है ना, एकत्रित कर रहे हो, उसको कहाँ रखोगे, एक थैला मान लो कि आपने लिया हुआ है। संभव कि आप 1 2 3 आदि जैसे केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे होंगे, है ना। अब अभी आप छोटे क्लासेस में तो आप 1 2 3 समझोगे, 1.1 1.2 ये भी समझोगे, बट थोड़ा सा उसके 1 2 3 आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना। आगे लाइन पे चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बीच में उसमें 1/2 1/3, ये सब अगर छोटे क्लासेस में बच्चे हैं तो वो कम थोड़ा समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के बारे में तो अभी उन्हें सीखना है ना। जैसे कि रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या, जो बट्टे वाली संख्या होती हैं, पॉइंट्स वाली इंटीजर के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। तो उनको एक जनरल नंबर जो दिखता है 1 2 3 4 5 6, है ना, आम भाषा वाली नंबर जो होती है उनको वही दिखेगा। संभव कि आप 1 2 3 आदि से केवल प्राकृत संख्या को उठाना प्रारंभ करोगे। आप जानते हैं कि यह सूची से तो बढ़ती ही जाती है। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा ही क्यों है। अतः अब आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृतिक संख्याएं भर जाती हैं।
है ना। आपने 1 2 3 को देखा होगा, उन्हीं को उठाया, थैले में रखते चले गए, है ना। तो इससे क्या हो, आपकी जो थैली है प्राकृतिक संख्याओं से भर जाती है, जो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या होती हैं, और आगे एंड सो ऑन। आपको याद होगा कि हम इस संग्रह को प्रतीक एन से प्रकट करते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसी सीक्वेंस में जो नंबर होती हैं, है ना, 1 से स्टार्ट होके 1 से लेकर के अनंत तक, है ना, 1 2 3 4 ये इस सीक्वेंस में। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इनको एन से प्रकट करते हैं। अब आप घूम जाइए, घूमने का मतलब वही नंबर लाइन पे घूम जाइए और विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाइए। मतलब अभी आप जीरो के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे थे, जीरो के राइट साइड में चल रहे थे, अब उधर लेफ्ट में चलो नेगेटिव डायरेक्शन, और शून्य को उठाइए और उस थैले में रख दीजिए जिस थैले में अभी आपने 1 2 3 4 यानी कि प्राकृतिक संख्या को रखा, उसी में आप जीरो भी रख लो। तो इसे अब ये हो जाएगा कि अब आपको पूर्ण संख्याओं का एक संग्रह प्राप्त हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपने जीरो डाला, उस 1 2 3 4 5 6 जो भी प्राकृतिक संख्या थी, उस वो थी संख्या जो थैले में, और उसके साथ आपने जीरो भी ले लिया, उस थैले में रख दिया, तो इससे आपका क्या बन गया, वो थैला होल नंबर का समूह बन गया, है ना। होल नंबर्स बन गए, उसमें सारे होल नंबर्स आ गए, है ना। नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो ऐड कर दो, वो आपका होल नंबर बन जाता है। ये जानकारी वाली बात है। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 इसी सीक्वेंस में आगे चले जाओ, है ना। ये आपके नेचुरल नंबर होती है जिसको एन से प्रकट करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं इनको। और उसी नेचुरल नंबर में आपने जीरो डाल दो आप, है ना, उसी नेचुरल नंबर के समूह में आप जीरो अगर ऐड कर देते हो तो उस तरह से वो आपका होल नंबर बन जाता है। मतलब नेचुरल में जीरो ऐड कर दो, वो होल नंबर बन जाएगा। और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे, अब जैसे आप देख सकते हो ये थैला है 1 2 3, हाँ ना, 1 हो गया, 58 हो गया, 16 हो गया, 31 0 5 71 10 9 4 6 5 2, मतलब बिना पॉइंट वाली संख्या है ना, एक सीधा साधा नंबर है। और थैले में उसको नेचुरल नंबर एन से नोट कर दिया, और इसी संख्याओं के समूह में आपने जैसे जीरो डाल दिया तो वो होल नंबर बन गया, होल नंबर का समूह बन गया। अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। मतलब उसी जब विपरीत दिशा में चलते हो ना आप, जीरो के विपरीत दिशा में, मतलब नेगेटिव नंबर की ओर, तो आपको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या दिखाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। अब इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए, है ना। अब देखो, पहले आपने नेचुरल नंबर को डाला, 1 2 3 को डाला, फिर जीरो डालने के लिए कहता है तो होल नंबर बन गया। अब होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर को डालने के लिए कह रहा है, तो आप बता सकते हो कि आपका नया संख्या क्या होगा, वही पूछ रहा है। आपको पहचान करा रहा है नेचुरल नंबर के। आपने इसी खेल में, इसी कल्पना में आपको इसने नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो नंबर होती हैं वो आपकी नेचुरल नंबर होती हैं, और उन्हीं नेचुरल नंबर में जीरो डाल दो तो होल नंबर बन जाती हैं। और फिर उसके बाद में आप उसी नेचुरल नंबर होल नंबर के थैले में अगर आप ऋणात्मक पूर्णांक भी डाल देते हो, जैसे -1 -2 ये सब डाल देते हो, तो आपका वो बन जाता है इंटीजर्स, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, है ना। नेगेटिव नंबर भी डाल दिया तो पूर्णांक बन गया, होल नंबर के साथ में नेगेटिव नंबर डाल दिया तो पूर्णांक बन गया, इंटीजर्स बन गया। और इसे प्रतीक जेड से प्रकट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से लिखते हैं, ठीक है। अब जेड ही क्यों भाई, है ना, सबका मतलब पता होना चाहिए, जेड ही क्यों, है ना। जेड ही क्यों, तो जेड जो होता है जर्मन शब्द जहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, मतलब नंबर से रिलेटेड है, कुछ गिनना गिनती, है ना। और जिसमें जहल का जिसका अर्थ है, और जहल यानी कि JEHAL, जहल जिसका अर्थ है कि संख्या, है ना। कुछ संख्या, कुछ गिनना, जहलिन रिलेट करता है, जहल संख्या से रिलेट करता है। तो इसी वजह से इस जेड को इंटीजर्स के रूप में, जेड को जो है इंटीजर का संकेत माना गया है ना। तो देखो आप इसको बात समझो कि जो सामान्य नंबर थे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 10, है ना, 31 16 71 10 9 7 4 74 40, मतलब एक बिना दशमलव वाली, है ना, जो भी नंबर थी पॉजिटिव वाली, वो नेचुरल नंबर की थैली हो गई। और उसी नेचुरल वाले थैले में आपने जब जीरो डाल दिया तो होल नंबर भी है। अब होल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर भी डाल दिया, देखो -757 -40 -66 -21, है ना। ये आपको थैला दिखाई देगा थोड़ा सा इधर, देखो ये पॉजिटिव नंबर का था, होल नंबर का समूह था। देखिए कैसे कह सकते हो, 16 58, है ना, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। अब उसमें जीरो डाल दो, होल नंबर भी, अब होल नंबर के साथ में नेगेटिव नंबर डाल दे, देखो नेगेटिव नंबर है ना, 77 -40, है ना। तो ये सब आपका ये जो थैला बन गया संपूर्ण, या कोई इंटीजर्स का थैला बन गया, है ना। देखिए इस इंटीजर वाले थैले में क्या, जीरो भी आ रहा है, मतलब होल नंबर भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, नेचुरल नंबर भी आ रहा है, और नेगेटिव वाले -75, है ना। तो ये जेड इंटीजर्स का समूह हो गया। अब भाई साहब क्या बात है, अब क्या अभी भी रेखा पर संख्या बची रहती है। मतलब आपने जीरो भी ले लिया, 1 2 3 ये सब पॉजिटिव नंबर ले लिया, नेगेटिव नंबर -1 2 3 भी ले लिया थैले में, है ना। तो आपने नेचुरल नंबर के बारे में पता किया, होल नंबर के बारे में पता किया, इंटीजर्स के बारे में पता किया। अब ये कह रहे हैं कि कुछ
और भी संख्या संख्या पर बची हुई, हाँ सही बात है भाई। अभी पॉइंट्स वाले अपने कहाँ लिया नंबर, मतलब दशमलव वाले 1.1 -1.1 2.1 -2.2 ये सब नंबर्स कहाँ लिया आपने। तो ये भी संख्याएं तो बची हैं। अब इनके समूह को क्या कहेंगे, अब वो आगे आप जानोगे निश्चित रूप से ही। सही बात है, रेखा पर संख्याएं बची ही रहती हैं अभी भी। ये संख्या 1/2 मतलब जो बटे वाली नंबर हैं, यानी कि बटे वाले को नंबर की दशमलव के रूप में लिख सकते हो आप, जैसे ना 1.23/4 या -2005/2006 जैसी संख्याएं भी हैं। यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल देते हैं तो वह परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर का समूह बन जाती है। मतलब आप नेचुरल नंबर, होल नंबर और जेड यानी इंटीजर्स के साथ साथ अगर आप बटे वाली संख्याएं यानी है ना जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, मतलब बटे वाली संख्या या उसको कह दो दशमलव के रूप में जो लिखी होती हैं, उन संख्याओं को अगर एक थैले में डाल देते हो यानी उनका एक समूह ले लेते हो तो आपका परिमेय संख्या बन जाता है। अब आप देख सकते हो कि 0 आ गया, 6625 560, मतलब ये नेचुरल नंबर हो गया, जीरो के आने से होल नंबर बन गया। अब होल नंबर में आपने देखा जाए मतलब वो बटे वाली नंबर भी डाल दी है ना, तो उससे क्या बन गया आपका रैशनल नंबर बन गया, परमेय संख्या बन गया। इसमें नेगेटिव नंबर का भी होना ज़रूरी था, है ना, इसमें दिखाया नहीं है, तो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। इसको एक मान लो, कोई -5 मान लिया ना, तो नेगेटिव नंबर्स है ना, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो के साथ अगर बटे वाली नंबर भी हो जाती हैं तो वो बन जाता है आपका रैशनल यानी परमेय संख्या बन जाती है। आप भी दे सकते हो जैसे √19 और भी बहुत सारी संख्या है इसमें थैले में। तो परिमेय संख्या के संग्रह को है ना, परिमेय संख्याओं के संग्रह को क्यू से प्रकट करते हैं, जैसे नेचुरल को n, इंटीजर्स को z और होल नंबर को w और रैशनल नंबर को q से प्रकट करते हैं, जो कि अंग्रेजी शब्द रैशनल की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है ना, रेशियो ही है ना, रेशियो में नंबर होते हैं 1/2 ही रेशियो है ना, और अक्षर q जो है अंग्रेजी शब्द कोटेंट से लिया गया है। अब आपको याद होगा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। संख्या r को अगर परिमेय संख्या कहा जाए, अगर मान लीजिए कोई r परिमेय संख्या है तो इसे p/q रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब ये सब भाई सब क्या है भाई, किताबी मेथड वाली बातें है ना। मान लिया कुछ देर के लिए r कोई एक नंबर, r के यहाँ पे कुछ भी आप ले लो 1 2 3, मतलब एक ऐसा सोच सकते हो। मान लिया कुछ देर के लिए r एक कोई भी नंबर है ना, अब डायरेक्ट तो आप नहीं बोल सकते 1/1 1/2, आपको समझाने सभी केसेस के लिए अप्लाई हो कि मान लिया कोई r एक नंबर है, परमेय संख्या है ना, परमेय नंबर है यानी परमेय संख्या r को देखिए समझ लो, आप कुछ भी समझ लो एक नंबर है ना, तो r को परमेय संख्या मान लिया तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर कोई नंबर है और उसे p/q रूप में लिखा जा सकता है तो उसको परमेय संख्या कहते हैं, सीधा फंडा ये, मतलब बटे के रूप में लिख लो आप, वो परमेय संख्या हो गया। लेकिन एक और शर्त है कि जो ऊपर वाली नंबर हो और नीचे वाली नंबर हो, मतलब बटे के ऊपर बटे के नीचे, जिसको p बोलते हैं और q बोलते हैं। बटे के ऊपर वाली नंबर होती है p, देखो बटे के ऊपर p और बटे के नीचे q, बटे के नीचे q, वो क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, है ना, इंटीजर्स हो, -1 -2 -3 1 2 3 ये सब हो p और q। और q जो हो बटे के नीचे, मतलब q ये यहाँ पे जीरो कुछ नहीं होना चाहिए भैया, q जो है जीरो के इक्वल हो ही ना, कोई भी संख्या डाल दो आप, लेकिन q के यहाँ पे जीरो नहीं डाल सकते हो, है ना, तभी आपका परमेय संख्या डिफाइन होगा। हम इस बात पे बल देते हैं कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए भैया, ये सही बात है, परमेय संख्या की डिफाइन है, इसी को ये परिभाषित करता है। मतलब आर कोई अगर मान लीजिए आपने कुछ देर के लिए उसको कह दिया कि ये भैया आर हमारा परमेय संख्या है, तो उसके लिए शर्तें क्या क्या होंगी, उसको p/q में, मतलब वो बटे के रूप में लिखी जा सके, है ना। वैसे कोई भी नंबर वो बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं, है ना, कोई भी नंबर बटे कर दो बस वो हो गया परमेय संख्या। लेकिन उसमें जो बटे के ऊपर बटे की यानी कि p और q, मतलब ऊपर वाली जो संख्या अंश या हर, ऐसा समझ तो अंश या हर, ये क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, जिसमें जो हर हो वो जीरो तो हो ही ना कभी, यही बात होनी चाहिए, परमेय संख्या की परिभाषा यही होती है। अब आप इस बात को ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, कोई भी संख्याएं थैले में जो रखी हैं 1 2 3, मतलब कुछ भी यार ना, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, कोई इंटीजर हो गया, ये सब क्या होंगी p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। कोई भी क्या है फंडा सीधा है, मान लीजिए 25 देगा, 25 के नीचे बटे 1 कर दो, वो आपका परमेय संख्या बन गया। कोई भी नंबर भाई बटे 1 कर दोगे वो परमेय संख्या अपने आप हो जाएगी। और सिंपल सी बात है ना, अगर कोई 3/2 लिखा है तो परमेय संख्या होगी ही ना, किसी कोई भी, मतलब जनरली सभी नंबर जो होते हैं वो परमेय संख्या ही होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, है ना, वो आगे आप पढ़ोगे आगे 11th में। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि पहले नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया, होल नंबर बन गया। अब होल नंबर में माइनस वाले नंबर ऐड कर दिए, -1 -2 ये सब ऐड कर दिए, तो आपका क्या बन गया, इंटीजर। अब इन सारे समूह को नेचुरल, होल और इंटीजर, यानी कि इंटीजर का जो समूह है, इंटीजर में क्या क्या आता है, नेचुरल, होल आते हैं, इन तीनों को मिला दिया जब, और उसके साथ
बटे वाले नंबर ले लिए, मतलब रेशियो वाले नंबर ले लिए। आप कह सकते हो जैसे 1/2, 3/4 ये सब भी डाल दिया थैले में, एक समूह में डाल दिया, तो वो आपका रेशनल बना। तो आप देख सकते हो कि इस जो समूह है, परमेय संख्या का जो समूह है थैला, उसमें आपका नेचुरल इंटीजर्स तो आ ही रहा है। तो इसी वजह से जो भी मतलब उसी के समूह का है ना, उसी कैटेगरी का है, तो इसी वजह से आपका वो परमेय संख्या जो होगा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर ले लो परमेय संख्या है जनरली, है ना। कहीं ना कहीं केसेस अपर में भी होती कुछ कुछ संख्याएं, वो आप आगे जानोगे। तो आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि थैले में की सभी संख्या को पी बटे क्यू में लिखा जा सकता है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जो जीरो नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए -25 को -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है, -25 को -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है। हमने कहा कोई भी नंबर है, सिंपल सा नंबर -25, उसके नीचे बटे एक लगा दिया, ऊपर में संख्या बन गई। जहाँ पी क्या है -25, मतलब ऊपर वाला -25 और क्यू नीचे वाला हो गया, जो होता है बटे के नीचे वाला, वो 1 हो गया। इस तरह हम यह पाते हैं कि परमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी आते हैं। मैंने बताया ना कि वो जो परमेय संख्या जो थैला था ना, उसके अंदर इंटीजर्स है ना, पूर्ण संख्या इंटीजर्स, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, और पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या होल नंबर और पूर्णांक इंटीजर्स आते हैं। उसी का समूह, उसी का कलेक्शन को ही बोलते हैं परमेय संख्या, है ना। तो कोई भी नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी, कोई पूर्णांक होगा, कोई प्राकृत संख्या होगा, तो परमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा, लिखा जा सकता है उसको। अब यह भी जानते हो कि परमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में द्वितीय निरूपण नहीं होता है। ऐसा नहीं भैया लिख दिया 2/4 तो वो एक फिक्स हो गई, है ना। मतलब जो परमेय संख्या का जो रूप बटे के रूप में आप कोई भी नंबर लिखते हो, तो ये फिक्स नहीं है कि बस वही एक उसके पास एक रूप है, उसके अनेक रूप हो सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि बस 2/2 ही एक यूनिक, उस 2/2 को आप एक भी तो लिख सकते हो, 1/1 भी तो लिख सकते हो। निरूपण नहीं होता जहाँ पी और क्यू पूर्णांक, क्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये जरूरी है परमेय संख्या के लिए, जरूरी है कि जो ऊपर वाले हो, बटे के ऊपर जो नंबर हो और बटे के नीचे वो क्या हो, इंटीजर हो, पूर्णांक हो, और क्यू जो हो नीचे वाला पोर्सन, बटे के नीचे वाला, वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप 2/0 है, ये आपका परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यू बटे के नीचे वाला, ये 0 हो गया, और जो कि परमेय संख्या के शर्त को पालन नहीं करेगा, तो ये परमेय संख्या नहीं हो सकता। जैसे परमेय संख्या का जो रूप होता है वो ये नहीं कि यूनिक है ना, बस एक जो लिख दिया वो लिख दिया, है ना, फिक्स नहीं होता। 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 10/20 लिख सकते हैं, 25/50 लिख सकते हैं, और 47/94 लिख सकते हैं। वही सिखाना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि बस आपने एक बटे के रूप में नंबर लिख दी, अब वो कुछ ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बस गलत ही वो बात, मतलब ज़रूरी नहीं है ना। कुछ केसेस में सही भी होगा कि एक ही किसी नंबर, किसी कोई भी आपने रेशियो लिया, कोई बटे वाली नंबर ले, तो एक यूनिक वैल्यू होता है, मतलब ऐसा नहीं। मैं आप परमेय संख्या का जो निरूपण होता है वो यूनिक नहीं होता भाई। आप 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हो, 2/4 को आप 10/20 भी लिखते हो, 25/50 लिखते हो, 46/94 लिख सकते हो, है ना। यानी कुल मिला के सीधा पढ़ना, परमेय संख्या जो निरूपण होता है, जो भी बटे में संख्याएं होती है ना, वो अद्वितीय नहीं होती हैं बस, है ना। उनको आप कई रूपों में लिख सकते हो। ये परमेय संख्या तुल्य परमेय संख्या या भिन्न भी कहलाती हैं, है ना। तुल्य परमेय संख्या कहलाती हैं, इनको भिन्न भी कहते हैं। अंश भट्टे हर के रूप में लिखा है ना, तो भिन्न भी बोल देते हैं। फ्रैक्शन, है ना, भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर भी जब हम यह कहते हैं कि पी बटे क्यू में एक परमेय संख्या है, तो या जब फिर भी जब हम यह कहते हैं कि पी बटे क्यू एक परमेय संख्या है, या जब हम पी बटे क्यू को एक संख्या, जब हम पी बटे क्यू को एक संख्या रूप में निरूपित करते हैं, तब हम मान लेते हैं कि क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, है ना। मतलब जो भी आप पी क्यू लेते हो, उससे कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, है ना। जब आप संख्या रेखा पे दिखाते हो, है ना, कि नहीं वो किसी संख्या का मल्टीपल हो, है ना। जैसे क्यू 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जब भी आप संख्या पर दिखाते हो कोई भी परमेय संख्या को, तो आप जनरली मतलब आप परमेय संख्या का निरूपण जो होता है वो यूनिक नहीं होता, आप उसको कई रूप में दिखा सकते हो, बट लेकिन हम संख्या रेखा पर जब दिखाने जाते हैं, तो ऐसा ही रूप लेते हैं कि वो यूनिक हो। कहने का मतलब वो फिक्स हो, है ना, नहीं कि नहीं 2/4 दिखाएंगे उसको, 1/2 को हम 2/4 दिखाएं संख्या रेखा पर, ऐसा कुछ नहीं है, 1/2 ही दिखाएंगे। वो ज़रूरत के ऊपर है ना, क्या आप किस टाइप की संख्या की ज़रूरत हो रही है आपको। हम जनरली पी और क्यू का जो है का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात पी और क्यू असहभाज्य संख्याएं हैं। अतः संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अप्रयुक्त रूप से अनेक भिन्नों में से हम 1/2 लेते हैं, जो सभी को निरूपित करती है। मतलब वही है ना, 1/2 को आप 2/4 लिख सकते हो, है ना, और भी कई सारे रूपों में लिख सकते हो, बट जो जनरल होता है, जो मेन केस होता है ना, मेन नंबर, इसी से सबका आगे चल के
अब इसमें आप गुणा भाग करते जाओ, गुणा गुणा करते जाओ, आगे इसके रूप अन्य सारे रूप बनते चले जाएंगे, लेकिन इसी से तो वो बनेगा आगे वाले रूप। तो इसी को लेंगे, जो जनरल, जो सबसे पहला शुरुआती रूप होता है उसी को लेते हैं नंबर सिस्टम पे या नंबर लाइन पे, जो सभी को निर्भर कर, सभी को निर्भर करती है। आप 1/2 में आप 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे तो और भी कोई नंबर, 3 से गुणा कर दो ऊपर नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसी से तो बनेगा। तो इसी को आप नंबर लाइन पे लोगे, जरूरत के हिसाब से आप उनको भी ले सकते हो।